स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का फर्स्ट लेसन साइंस का, जो कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं पिछले 2 वीडियो में। अब हम आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा था खरीफ की फसल, रबी की फसल क्या होती है, इनके लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने बुआई, कृषि औजार पढ़ लिए थे और ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम पहुँचे थे, बुआई भी हमने पढ़ ली थी। अब हम पहुँचे हैं परंपरागत औजार। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं आज तीसरे पार्ट में। जिसने 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे तीसरे पार्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम आज का शुरू करते हैं परंपरागत औजार से। और सबसे पहले आप लोग जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं परंपरागत औजार। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि परंपरागत औजार क्या थे। परंपरागत मतलब जो पहले टाइम से, प्राचीन काल से जो यूज होते आए हैं वो औजार कैसे हैं, जिनसे हमें बीजों की रुपाई किया करते थे, बुआई में जिनका हम इस्तेमाल करते थे। तो ठीक है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता था। पहले जो है कीप के आकार का एक औजार होता था, उसके अंदर बीजों को डाला जाता था। 3 सिरे निकले पाइपों से गुजरते थे। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को जो है स्थापित कर देते थे। ठीक है, तो पुराने समय में ऐसे एक कीप वाला औजार होता था। ठीक है, जिसमें आगे से 2 या 3 नुकीले सिरे होते थे और उनको बीजों को कीप के अंदर डाला जाता था और वो सिरे उन छेदों से गुजरकर मिट्टी के अंदर जाते थे। ठीक है, तो इसके बाद आजकल का क्या है। आजकल का देखो, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया डायग्राम ये है सीड ड्रिल। इस तरीके से आजकल बुआई होती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे जब हम बीज बोते हैं तो इससे समान गहराई में हमारे बीज पड़ेंगे। जैसे एक यहाँ पड़ेगा तो दूसरा इसके समान दूरी में और समान गहराई में बीज पड़ेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी के अंदर ढक जाए और इसके द्वारा जो है मिट्टी से बीज ढक भी जाता है। ठीक है, इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो पुराने टाइम के औजार थे उससे जो है समय बहुत ज़्यादा लगता था, और जो ये सीड ड्रिल प्रणाली आजकल चली है इसमें समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, अब देखिए, अब एक ये कह रहा है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, नर्सरी। पौधशाला मतलब नर्सरी। ठीक है, मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे थे। वह इस प्रकार क्यों रखे। अब ये कह रहा है कि मेरे घर के समीप एक पौधशाला है, नर्सरी है, जिसमें छोटे छोटे थैलों में पौधे रखे जाते हैं। तो वो क्यों रखे जाते हैं, इसके मन में प्रश्न आया है। ठीक है, तो अब ये कह रही है कि धान जैसे कुछ पौधों को बीजों को पौधशाला में ही उगाया जाता है। जो धान जैसे पौधे होते हैं उनके बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जब पौध तैयार हो जाती है तो उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ वनी पौधे एवं पुष्पी पौधे भी प्रयुक्त पौधशाला में उगाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पौधशाला में पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, उसके बाद वो खेतों में रोप दिए जाते हैं। धान के पौधे जो होते हैं इस तरह से किए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा भी दिया जाता है। जब पौधे बहुत अधिक घने हो जाते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए ऐसे समय में उनमें से कुछ पौधों को अलग अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो पौधों में जो है दूरी बना दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब देखिए, खाद और उर्वरक क्या होते हैं। खाद क्या होती है, जो कि पौधों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे मिट्टी को पोषण मिलता है उन्हें क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैंने एक खेत में, अब ये कह रहा है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा। कह रहा है कि मैंने एक खेत में देखा कि बहुत स्वस्थ पौधे थे, लेकिन मैंने जब कुछ ही देर में एक दूसरे खेत में देखा तो उसके पास पौधे कमज़ोर थे।
तो कुछ स्वस्थ पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते। कुछ पौधे अच्छे उगते हैं और कुछ नहीं उगते हैं। अब ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका है मिट्टी जो है फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी से फसल को क्या मिलते हैं, अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व देते हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। कई जगह में ऐसा देखने में आता है कि किसान जो है पहले एक फसल उगाते हैं, उसे काटते हैं, फिर उसी में दूसरी फसल बो देते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर उसमें अगली फसल बो देते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। तो इसलिए आपको ये कल्पना करनी है कि तो पोषक तत्वों का क्या होगा। तो सभी पौधों को, सभी फसलों को बराबर पोषक तत्व मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब हम लगातार कोई चीज़ उसमें उगाएंगे तो उसमें जो है पोषक तत्व तो कम हो जाएंगे। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में जो है खाद को देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। जब पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, खाद की कमी हो जाएगी, तो वो पौधे जो है कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, ये आपके समझ में आ गया होगा। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद कैसा है? कार्बनिक पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है, जो कि हमें पौधों से या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला क्रियाकलाप क्या है, इसमें देखते हैं हम। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। मूंग और चने के कुछ बीज आपको लेना है और उन्हें अंकुरित करना है। इन्हें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांटिए। अब 3 गिलास लीजिए, A, B, C निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। अब तो आपको एक गिलास में क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलानी है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा, अब दूसरे B वाले में क्या करना है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और थोड़ा सा यूरिया लेना है। और C वाले में क्या करना है, आपको केवल मिट्टी लेनी है और खाद नहीं मिलानी। इसमें पानी की समान मात्रा डालकर एक स्थान पर इनको रख दीजिए, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा था कि इनको एक सुरक्षित स्थान में रख दीजिए। अब 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए और रोज़ उसमें पानी देते रहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपको दिखाया है, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 3 गिलास ले रखे हैं और इसमें 3 टाइप की पौध तैयार हुई है। इसमें कम हुई है, थोड़ी सी जमी है, इसमें थोड़ी ज़्यादा जमी है, इसमें बिल्कुल भी बहुत कम मात्रा में उगी है, ठीक है। अब A वाले में क्या है, हमने दी थी मिट्टी और पानी। A वाले में क्या दिया था हमने, मिट्टी और वो दिया था खाद, ठीक है। तो इसकी फसल इतनी बड़ी हुई है और इसकी पौधे देखिए, इसमें वृद्धि में इसमें हमने यूरिया दिया था और वो दिया था मिट्टी, ठीक है। और इसमें हमने खाली मिट्टी दी थी। तो तीनों की आपको पौध की वृद्धि दिख रही होगी कि किस तरीके से पोषण मिला है। ये सबसे बड़े हुए हैं, ये हुए हैं, ये हुए हैं, ठीक है। खाद इनको जितनी मिली है उस हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि तीनों गिलास में पौधों की वृद्धि किस तरह से अलग अलग है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास के पौधों में वृद्धि कम है, इसमें अधिक है। ये आपको इससे पता चल जाएगा कि क्यों खाद देना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो कि विशेष पोषकों के समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में जो है सहायता मिलती है। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। लेकिन अत्यधिक अगर हम उर्वरक प्रयोग करेंगे तो इसमें मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अतः हमें ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल न करके जो है जैविक खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए
बिना उगाए छोड़ देना चाहिए और लगातार फसल न उगा के कुछ समय के लिए खेत को बिना कुछ उगाए भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इसके मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। खाद के उपयोग करने से जो है मिट्टी अच्छी हो जाती है और इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। अवशोषक क्षमता में भी वृद्धि होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। दो चीज़ें आप सुनते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं और दूसरा खाद क्या होती है। ठीक है। पहले उर्वरक को देखिए। उर्वरक क्या है? एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है। और खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। उर्वरक जो है मानव द्वारा बनाई जाती है खाद है। ठीक है। और ये खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। अगला पॉइंट है इसका नंबर 2 के 2 देखिए। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। और खाद कहाँ होती है? खेतों में बनाई जाती है। अगला पॉइंट है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक से जो है मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अगला ये आपके क्वेश्चन जरूर आएगा क्लास में। ठीक है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और खाद में क्या है? पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होते हैं जो कि उर्वरक में ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने पढ़ लिया है। अब है खाद के लाभ। खाद के क्या क्या लाभ होते हैं हमें। ठीक है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? जैविक खाद को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं जो कि फैक्ट्री में बनाई गई उर्वरक से अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से क्या होता है? मिट्टी जो है उचित मात्रा में जल को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं स्वसंरद्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसके द्वारा मिट्टी सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय में सरलता से वृद्धि होती है। ठीक है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और खाद में क्या होती है? मित्र जीवाणु जैसे केंचुए आदि की वृद्धि होती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है और ये खाद को डालने से मिट्टी का गठन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या होता है हमारा? ये है फसल उत्पादन का सिंचाई। ठीक है। अब जो है जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जिस प्रकार जल की आवश्यकता है, जिस प्रकार हम लोग सभी प्राणी हैं, सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। इसलिए पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिससे साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है और इसी के साथ में उर्वरक और खनिजों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में कितना % जल होता है? 90%। ठीक है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। बिना जल के बीजों का अंकुरण संभव नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल में घुले हुए पोषक पौधे का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जल में घुले हुए पोषक का पौधे के प्रत्येक भाग में स्थानांतरण होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जो है जल जो है पौधे को पाले और गर्म हवा से भी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना भी आवश्यक है। तो मिट्टी की नमी जो है हम बनाए रखने के लिए पौधे को जल देना भी अत्यंत आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित समय में जो खेत में हम
अंतराल में जो जल देते हैं, जैसे एक दिन के बाद देंगे या सुबह देंगे, शाम देंगे, तो उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो सिंचाई की व्यवस्था भी गर्मी और ठंड के हिसाब से या वर्षा ऋतु के हिसाब से दी जाती है। तो गर्मी में जो है अधिक बार हमें पानी देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। अब ये कह रहा है कि इस वक्त मैं पौधों का ध्यान दे रहा हूँ और पौधों को नियमित अंतराल में पानी दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार गर्मियों में मेरे पौधे जो है सूख गए थे और मर गए थे, ठीक है। अब आपको देखा, आपसे पूछा जाएगा कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं? तो सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं? कुएँ हैं, नलकूप है, तालाब, झील हैं, नदियाँ हैं, बांध हैं, नहर आदि इत्यादि जो हैं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, ठीक है। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, अब देखेंगे हम सिंचाई के क्या क्या पारंपरिक तरीके हैं। तो प्राचीन काल से सिंचाई किस तरीके से की जाती थी? कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतक तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की विधि और तरीके जो हैं अलग अलग हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन विधियों में कहीं मवेशी इस्तेमाल होते हैं, कहीं मजदूर इस्तेमाल होते हैं। अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। किंतु पारंपरिक तरीके निम्न हैं। नंबर 1 मोट गिरनी, नंबर 2 चेन पंप, नंबर 3 ढोकली, नंबर 4 रहट, और ठीक है। चलिए, और ये देखिए, ये सबसे पहले दिखाया गया है किस तरीके से पानी दिया जाता है, मोट के तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अगला आपको दिखाया गया ये है चेन पंप, इससे पानी दिया जाता है। ये है ढेकली, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आप सभी इनको बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से जो पानी दिया जाता है, ये पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है। चलिए, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन सी हैं? आजकल किस तरीके से सिंचाई की जाती है, ठीक है। मिट्टी की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल की उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। तो आधुनिक विधि से जो हमें सिंचाई करते हैं, उससे हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट है छिड़काव यंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। तो छिड़काव यंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लौन, कॉफ़ी की खेती और अन्य कई फसलों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, ठीक है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। दूसरा क्या यंत्र है जो है ड्रिप तंत्र। यह इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है। तो ड्रिप यंत्र में क्या होता है, बूंद बूंद करके सीधे पौधों में जो है हमारा जल गिरता है। इसे ड्रिप यंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ड्रिप यंत्र क्या है? जल के कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। तो आजकल इन यंत्रों से हमें अपनी ये जगह ड्रिप यंत्र दिखाया गया है। देखिए, इसमें ये जो ड्रिप यंत्र बनाया गया है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये यहाँ पे नोजल बने रहते हैं, तो एक खेती में बराबर से पानी जाता है, ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट,
बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि खेत में फसल के साथ ही कुछ अन्य पौधे भी दिखाई देते हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? अब वो सोच रहे हैं कि क्या ये पौधे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। तो खेत में जो है अन्य कई पौधे भी फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो इन पौधों को जो है क्या कहा जा सकता है? खरपतवार कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि खरपतवार किसे कहते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो खेत में अन्य अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं